सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है, कैसे एक कॉर्पोरेट एक कंपनी अपने फाइनेंस को रेस करती है, कहाँ से वो अपना फाइनेंस इकट्ठा करती है और कहाँ पे उसे यूज करती है। ठीक है, वैसे ही जो हमने उसके सोर्सेज देखे कि उसके ओन्ड कैपिटल क्या होते हैं, बोरोड कैपिटल क्या होते हैं, हमने वहाँ पे देखा था कि उसके जो शेयर्स से पैसे आते हैं, वो जो डिबेंचर्स इशू करने से पैसे आते हैं, रिटेन्ड अर्निंग के पैसे, वो हमने थोड़ा ऊपर से देखा था, लेकिन उसे डिटेल में समझते हैं कि वो क्या चीज़ होती है, कहाँ से एक कंपनी जो अपना फाइनेंस इकट्ठा करती है, कहाँ से उसके सोर्सेस होते हैं जहाँ से वो अपने फंड्स को रेज करती है। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस पूरा वही चीज़ पे बेस्ड है। काफ़ी डिटेल में हम उसके सोर्सेस को समझेंगे कि कहाँ से वो चीज़ों को रेज करता है, फंड्स को रेज करता है। अगर शेयर्स हैं तो शेयर्स होते क्या हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। और एक और चीज़, फंड्स जो कैपिटल होते हैं, दो सोर्सेज है उसके, एक है ओन्ड कैपिटल और एक है बोरोड कैपिटल। तो ओन्ड कैपिटल क्या होते हैं और बोरोड कैपिटल क्या होते हैं, वो भी हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अब हमने फाइनेंस देखा था, क्या होता है फाइनेंस, मीन्स क्या, मनी, फंड्स। ठीक है, तो कोई भी जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं, कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज, सबके लिए किस चीज की जरूरत होती है, फाइनेंस की। आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपके दिमाग में आया है एक बिजनेस आइडिया। ठीक है, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो कि मैं फंड्स कहाँ से रेस करूँगी और कहाँ पे उसे यूज करूँगी, या कहाँ से रेस करूँगा और कहाँ पे उसे यूटिलाइज करूँगा। तो वो चीज़ के लिए आपने प्लानिंग तो कर ली, बट आपको फंड्स रेज भी करने हैं। तो आप क्या देखोगे कि मेरे पास सोर्सेस कहाँ हैं, क्या क्या हैं, कहाँ से मैं अपने फंड्स को क्या करूँगी या क्या करूँगा, रेस करूँगा। ठीक है, तो और एक बिजनेस को स्टार्ट करने का आइडिया आ गया है, बट बिगर फंड्स के वो पॉसिबल है क्या, नहीं। तो ये जो फंड्स है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, हमने देखा था कि हमें फंड्स चाहिए होते हैं हर एक्टिविटीज के लिए। अब दो टाइप के हमने देखे थे कि एक हमारी रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस को, जैसे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, फंड्स रेज करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने देखा कि फंड्स क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, की रोल प्ले करते हैं किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज में। कैसे, देखो, no business activity can ever be pursued without financial support. कोई भी business activity बिगर फाइनेंशियल सपोर्ट के नहीं चल सकती। No business activity can ever be pursued without financial support. अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते। Finance is necessary throughout the activities of promotion, organization and regular operations of business. Finance आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है कोई भी एक्टिविटीज़ के लिए। अगर आप प्रमोशन लेते हैं किसी चीज़ का, समझो आपका प्रोडक्ट तैयार है, ठीक है, बट जब तक आप उसका प्रमोशन नहीं करोगे, उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे, आप उस प्रोडक्ट को बेच सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि जब तक आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे नहीं तो कोई उसे खरीदेगा क्यों। तो बोलते ना, जब तक दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे। वैसे तो आपको उस प्रमोशन के लिए, उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए भी फंड्स चाहिए होता है। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट भले तैयार हो, उसके बाद भी आपको क्या, फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। बिगर फंड्स के आप उसका प्रमोशन नहीं कर सकते। प्रमोशन में आपको जो आपके सेल्समैन हैं उन्हें सैलरी देनी होगी, आपने एडवर्टाइजमेंट किया है। अब एडवर्टाइजमेंट बहुत तरीके से होता है, जैसे कि टीवी पे होता है या पैम्पलेट्स बांटने, ये बहुत उसके टाइप्स होते हैं। तो आपको हर चीज़ के लिए क्या होगा, फंड्स रिक्वायर्ड होगा।
और वो फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके हर एक बिजनेस एक्टिविटी में। ऑर्गेनाइज करना या उसके डे टू डे बिजनेस एक्सपेंडिचर, उसके ऑपरेशन के लिए आपको बिजनेस में रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की। समझो, बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, आपने फिक्स कैपिटल लगा दिया, फिक्स्ड एसेट्स परचेस कर लिए, एक्वायर कर लिए उससे, ठीक है। अब फिक्स्ड एसेट्स परचेस कर लिए, फिक्स्ड एसेट्स आ गए, तो उसको ऑपरेट करने के लिए आपको लेबर्स लगेंगे, मजदूर लगेंगे, उन मजदूर को सैलरी देनी होगी, तो सैलरी, वो सारे खर्चे भी आपको देखने हैं। सैलरी देना है, रेंट भरना है, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, अगर टेलीफोन यूज होता है तो टेलीफोन का बिल भरना है, तो और भी बहुत सारे जो उस डे टू डे एक्सपेंडिचर होते हैं, जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी काम होते हैं बिजनेस के, उसको भी आपको देखना होता है। उसके लिए भी आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फाइनेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। ऑल फंक्शंस ऑफ बिजनेस आर अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन फाइनेंस। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी काम हो बिजनेस का, वो किस चीज़ पे निर्भर होता है? फाइनेंस पे। अगर आपके पास फाइनेंस नहीं तो आप उस बिजनेस का कुछ फंक्शन, कुछ काम नहीं कर सकते। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंस किसी भी बिजनेस में। आपके पास अगर फंड्स प्रॉपर नहीं है, एडिक्वेट अमाउंट में नहीं है, तो आप क्या नहीं कर सकते? ऑपरेट नहीं कर सकते अपना बिजनेस, ठीक है। द फाइनेंस नीडेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज कैपिटल। जो फंड्स, जो फाइनेंस एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। The funds required by the business organization is termed as capital. उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। Every business organization needs certain capital for its activities. हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक बिजनेस जो संस्था है, उन्हें क्या चाहिए होता है? कैपिटल चाहिए होता है, ताकि वो अपने बिजनेस को एक प्रॉपर ढंग से, एक स्मूथ वे में क्या कर सके? कंडक्ट कर सके, ऑपरेट कर सके। अगर फंड्स नहीं होंगे, कैपिटल नहीं होगा, तो वो अपने बिजनेस एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उनका काम वहीं पे ठप हो जाएगा अगर फंड्स उनके पास प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर अमाउंट में नहीं है। तो अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, अभी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? एक कंपनी जो रजिस्टर्ड है, कंपनी रजिस्टर्ड है, एक कॉमन सील है उसका, और वो कंपनी क्या करती है? हर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करती है, कंप्लायंस करती है, तो उस कंपनी को बोलते हैं हम जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी विच इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बीइंग अ लार्ज अंडरटेकिंग, जो क्या है? एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस है, मतलब वो अपने बिजनेस को एक ऑटोमेटिक वे में करती होगी, बड़ी बड़ी मशीन्स यूज करती होगी, और भी काफ़ी चीज़ें। उसका जो ढंग होगा, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कुछ और उसका वर्क है, तो भी अगर वो एक मॉडर्न फॉर्म में करती है, तो उसके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए, जैसे कि लैपटॉप्स वगैरह, हर एक चीज़ वो क्या करेगी? यूज़ करती होगी। एंड बीइंग अ लार्ज अंडरटेकिंग, एक बड़ी स्केल पर, एक बड़े उसे ऑपरेट करती है, तो उसे क्या चाहिए? कैपिटल, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड होगा उस बिजनेस को, एक बड़े अमाउंट में उसे कैपिटल की ज़रूरत होगी। This huge capital collection or capital formation has a special significance in the management of joint stock company. ये जो amount of capital, huge amount of capital, इसको collection, उसका collection करना, या और capital formation मतलब कैसे हम उस capital को इकट्ठा कर रहे हैं, उसे एक important, एक significant, एक special importance दिया जाता है मैनेजमेंट में। किसके? joint stock company के, ठीक है। Capital formation is a process of collection of capital. Capital formation क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पर हम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं कैपिटल, मतलब अपने कैपिटल को इकट्ठा करते हैं। कैसे? फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस से, अलग अलग जरियों से। हमने सोर्सेस देखे थे पहले कि हम शेयर्स इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, हमारे रिटेन्ड अर्निंग, जो हमने प्रॉफिट कमाया है हर साल, उसमें से जो कुछ पार्ट्स हमने रखे हैं साइड में, उससे यूज कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? उसके सोर्सेस हैं।
अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल प्लान ऑफ द कंपनी। अब फाइनेंशियल प्लान में हमने क्या लिखा था कि हम कहाँ से अपने सोर्सेस, कहाँ से पैसे इकट्ठे करेंगे। तो जो हमारा फाइनेंशियल प्लान है कंपनी का, उसके अकॉर्डिंग हम इन सोर्सेस से क्या करते हैं, कैपिटल कलेक्ट करते हैं। ठीक है। A joint stock company collects huge funds through different sources। एक joint stock company क्या करती है, ये जो फंड्स है, जो ने ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स चाहिए होते हैं, वो क्या करती है, अलग अलग सोर्सेस से क्या करती है, इकट्ठा करती है। क्या करती है, अलग अलग सोर्सेस से इकट्ठा करती है। These various sources of finance, ये जो अलग अलग जरिए हैं जहाँ से फाइनेंस हम क्या करते हैं, अवेलेबल करवाते हैं हमारे बिजनेस को, उसे हम एक चार्ट के थ्रू समझेंगे। फाइनेंस अवेलेबल टू बिजनेस में भी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग चार्ट। ये एक चार्ट से उसे समझाया गया है। देखो, ये चार्ट जो है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इज बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल, कि किस टाइप का वो कैपिटल है उस पे बेस्ड है कि हम कहाँ से वो सोर्स, कहाँ से वो फाइनेंस इकट्ठा करेंगे। तो ये जो सोर्सेज है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक ओन्ड कैपिटल और एक बोरोड कैपिटल। ठीक है। ओन्ड कैपिटल होता है या तो हम शेयर्स इशू कर रहे हैं या हमारी रिटेन्ड अर्निंग। अब शेयर्स, कंपनी क्या कर रही है, कुछ पार्ट इशू कर रही है और जो पर्सन्स वो शेयर्स खरीदेंगे, वो पार्ट खरीदेंगे, वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक है इक्विटी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी क्या करती है, या तो इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स या दोनों क्या करती है, इशू करती है और वहां से फंड्स रेज करती है। रिटेन्ड अर्निंग हमने समझा था कि रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है। रिटेन्ड अर्निंग ये होता है कि कंपनी हर साल क्या करती है, प्रॉफिट कमाती है, तो वो पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देती, खत्म नहीं कर देती। कुछ, जैसे अगर वो 10,000 कमा रही है तो 2,000 रुपये या 1,000 रुपये वो क्या करती है, साइड में जमा कर देती है, साइड में रख देती है कि कभी कंपनी को जरूरत पड़ेगी पैसे की तो वो रिटेन्ड अर्निंग का अमाउंट जो उसने जमा किया है, रखा है, वो क्या कर सके, यूज कर सके। तो या तो कंपनी को जब पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत होगी, तो वो क्या करती है, शेयर्स इशू करती है, या खुद के जो पैसे उसने कमा के साइड में रखे हैं वो यूज करती है। अब शेयर्स मैंने आपको बोला दो पार्ट में डिवाइड है, एक है इक्विटी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स। दोनों कंपनी क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस होता है, वो हम डिटेल में समझेंगे यही चैप्टर में, क्योंकि वो अच्छे से काफी डिटेल में इसमें दिया हुआ है। अब इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर से अलग है, वो हम अच्छे से समझेंगे, हम बाद में देखते हैं। फिर बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल मतलब, बोरो मतलब क्या, लेना। बोरोड कैपिटल होता है किसी और से हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। मतलब जब हम किसी और से पैसे लेते हैं तो हम उससे बोलते हैं बोरोड कैपिटल। अब बोरोड कैपिटल, अब यहाँ पर क्या क्या चीजें दी हैं बोरोड कैपिटल में, देखो। डिबेंचर्स, कंपनी क्या करती है, डिबेंचर्स इशू करती है और लोगों से क्या बोलती है, हमें उधार दो। कंपनी लोगों से उधार मांग रही है तो उसे बोलते हैं डिबेंचर्स। ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट, लार्ज पब्लिक से, पब्लिक एट लार्ज से कंपनी क्या बोलती है, हमें डिपॉजिट दो, उस पे कंपनी उन्हें रिटर्न्स देती है। या कंपनी क्या कर रही है, बॉन्ड्स इशू कर रही है। बॉन्ड्स भी एक यही होता है, उधार टाइप ही होता है, लेकिन उसमें कंपनी क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। डिबेंचर्स पे भी कंपनी इंटरेस्ट देती है, पब्लिक डिपॉजिट पे भी कंपनी इंटरेस्ट देती है। ठीक है। एडीआर, जीडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट ये यूएसए के लिए होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट अदर देन यूएसए। हम इसे डिटेल में आगे समझेंगे क्योंकि काफी अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। बैंक्स, अगर हम बैंक से पैसे ले रहे हैं तो वो वहां से भी हम कैपिटल रेज कर सकते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो फंड्स प्रोवाइड करवाते हैं कंपनी को, वो। या ट्रेड क्रेडिट, अपने ट्रेड के लिए हम क्या करते हैं, उधार लेते हैं। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जो हम इस चैप्टर में डिटेल में समझने वाले। सोर्सेज जो फाइनेंस के हैं वो दो पार्ट में डिवाइड है, ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल। इन सारे टर्म्स को, इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे। ठीक है। अब ये जो सोर्सेज दिए हुए हैं, द अबाव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में भी एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल या इंटरनल। अब
एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच का फर्क पहले समझो। सोर्सेज जो हम फाइनेंस जहाँ जैसे इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी जरिए हैं जहाँ से हम अपने फाइनेंस को क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं बिजनेस में, तो वो दो चीजों में बटा हुआ है, एक एक्सटर्नल सोर्स और एक इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स मतलब जब हम फंड्स बाहर वालों से इकट्ठा करते हैं, बाहर के लोगों से उधार लेते हैं, तब हम बोलते हैं हम एक्सटर्नल सोर्स से पैसे ले रहे हैं। जबकि अगर हम जो पैसे हैं, जो भी फंड्स हैं, जो भी कैपिटल है, जब हम अपने ही लोगों से, एक कंपनी के अंदर के ही लोगों से इकट्ठा करते हैं, तो हम बोलते हैं इंटरनल सोर्स। वापस से समझो, एक्सटर्नल सोर्स क्या है? व्हेन कैपिटल इज रेज फ्रॉम आउटसाइडर्स, बाहर के लोगों से जब कैपिटल रेज किया जाता है, लिया जाता है, तो हम बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स है हमारा। जैसे कि ये बोरोड कैपिटल, ये सब एक्सटर्नल सोर्स है हमारा। इंटरनल सोर्स मतलब व्हेन कैपिटल इज मेड अवेलेबल फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहते हुए जब हम कैपिटल रेज करते हैं उन लोगों से जो ओन्ड, जिसे हम बोलते हैं ओन्ड कैपिटल, मतलब शेयर्स होल्डर्स जो होते हैं वो क्या है, कंपनी के मालिक, ठीक है, ओनर्स ऑफ द कंपनी। अगर हम उन्हें शेयर्स इशू कर रहे हैं और उनसे पैसे ले रहे हैं, तो वो क्या है, कंपनी के अंदर का ही पैसे, हम मालिक से ही पैसे ले रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हम इंटरनल सोर्स। और अगर रिटेन अर्निंग की बात करें तो कंपनी का खुद का ही पैसा है, वो उसे यूज करिए, वो उसका क्या इंटरनल सोर्स है, खुद के ही पैसे को यूज करती है तो इंटरनल सोर्स, अगर बाहर से लेती है तो एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, सोर्सेज ऑफ ओन्ड कैपिटल। अब ओन्ड कैपिटल जहां से कंपनी खुद के ही पैसे ले सकती है, द कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर्स, ओनर्स मतलब शेयर होल्डर्स। अब जब कैपिटल एक कंपनी रेज करती है, किसकी मदद से, ओनर्स की मदद से, किसकी मदद से, ओनर्स की मदद से। ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, जिनका कंपनी में हिस्सा होता है, कुछ पार्ट के लिए वो ओनर होते हैं, तो उसे कहते हैं ओन्ड कैपिटल। ठीक है, और ओनरशिप कैपिटल, ओन्ड कैपिटल या ओनरशिप कैपिटल। द शेयर होल्डर्स परचेज शेयर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स जो पर्सन उस कंपनी का शेयर्स, वो जो पार्ट कंपनी बेच रही है उसे परचेज करता है और क्या बन जाता है, शेयर होल्डर बन जाता है। ठीक है, एंड सप्लाई नेसेसरी कैपिटल, और कंपनी को वो क्या देता है, एक अमाउंट ऑफ कैपिटल प्रोवाइड करता है। इट इज वन फॉर्म ऑफ ओन्ड कैपिटल, एक तरह का ओन्ड कैपिटल है, क्या, शेयर्स, शेयर कैपिटल, उसे हम क्या बोलते हैं, ओन्ड कैपिटल। अनदर फॉर्म ऑफ ओन्ड कैपिटल इज रिटेन्ड अर्निंग, जो दूसरा फॉर्म है जिसके थ्रू हम कैपिटल रेज करते हैं ओन्ड कैपिटल, उसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। वो कैसे, इट इज ऑल्सो नोन एज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लगिंग बैक मतलब क्या, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या, जब कंपनी, अब समझो कंपनी 5 साल से प्रॉफिट अर्न करती है और पूरा प्रॉफिट क्या नहीं करती, दे नहीं देती सबको, बांट नहीं देती, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देती है, कुछ अमाउंट, एक छोटा पार्ट साइड में रखती है कि कंपनी को कभी जरूरत पड़ी तो वो उस प्रॉफिट को, उस अमाउंट जो उन्होंने साइड में रखा है उसे यूज कर सके। तो ऐसे अमाउंट को जब कंपनी यूज करती है, और उसे ही कहते हैं, जो अमाउंट साइड में रखा जाता है उसे कहते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, और जब इस अमाउंट को कंपनी यूज करती है तो वो भी रिटेन्ड अर्निंग जो है उनकी, रिटेन्ड मतलब रखना, ठीक है, उसमें हाथ नहीं लगाना। तो जो रिटेन्ड अर्निंग होती है वो जब कंपनी यूज करती है, वो भी उसका क्या है, ओन्ड कैपिटल है। It is reinvestment of profit in the business by the company itself. अब reinvestment कैसे, कंपनी ने कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल लगाया था बिजनेस में और प्रॉफिट जनरेट किया, प्रॉफिट कमाया, ठीक है, वो प्रॉफिट को साइड में रखा। ऐसे कंपनी क्या करती है, हर बार वो प्रॉफिट साइड में रखती है थोड़ा थोड़ा, और वही प्रॉफिट को फिर से उठा के बिजनेस में लगाना, मतलब वो क्या कर रही है, री इन्वेस्ट कर रही है, उस प्रॉफिट को इन्वेस्ट कर रही है, और वो प्रॉफिट जो होता है साइड में रखते जाती है और उसी को वापस इन्वेस्ट करती है बिजनेस में, मतलब क्या, री इन्वेस्टमेंट। इट इज री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस बाय द कंपनी
कंपनी द्वारा री इन्वेस्ट किया जाता है प्रॉफिट, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये भी क्या एक इंटरनल सोर्स है फाइनेंस का, ठीक है, जहां से कंपनी खुद के ही पैसे यूज करती है। ओन्ड कैपिटल इज रिगार्डेड एज अ परमानेंट कैपिटल as it is returned only at the time of winding up of the company। जो ओन्ड कैपिटल होता है ना, वो बिजनेस में परमानेंटली रहता है, मतलब जब तक बिजनेस चलेगा वो कैपिटल रहेगा, इसीलिए उसे परमानेंट कैपिटल बोलते हैं। और ये पैसे, ये जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है, ये कब रिटर्न किए जाते हैं? ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब जब बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, उसे कहते हैं वाइंड अप। वाइंडिंग अप होती है जब कंपनी बंद होती है, तब या जो कैपिटल है वो क्या किया जाता है? रिटर्न किया जाता है, ठीक है। शेयर होल्डर्स को उनके पैसे वापस कर दिए जाते हैं, उनका जो कैपिटल है वो रिपेमेंट कर दिया जाता है। कब? वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद होती है, ठीक है। तो ये जो कैपिटल है, ओन्ड कैपिटल, ये एक परमानेंट समय के लिए बिजनेस में रहता है, परमानेंटली रहता है। जब तक बिजनेस चलेगा तब तक ये कैपिटल उनके पास रहेगा, ठीक है। ओन्ड कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल प्रोवाइड्स इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर अ न्यू कंपनी। एक जो नई कंपनी होती है, ओन्ड कैपिटल उसके लिए क्या है? ओन्ड कैपिटल अगर हम शेयर कैपिटल में देखें, शेयर कैपिटल के फॉर्म में, तो ये क्या एक इनिशियल सोर्स है जहां से कंपनी क्या करती है? पैसे रेज करती है। एक नई कंपनी क्या करती है? पैसे रेज करती है। वो क्या करती है? शेयर्स इशू करती है और लोगों से पैसे ले लेती है। जो भी शेयर्स खरीदते हैं वो उन्हें पैसे देते हैं, ठीक है। इट कैन बी रेज एनी टाइम लेटर टू सेटिस्फाई एडिशनल कैपिटल नीड्स ऑफ द कंपनी। ये दोबारा या बाद में भी रेज किया जा सकता है जब कंपनी को एडिशनल कैपिटल की जरूरत होती है। मतलब कंपनी चल रही है, उसे पैसों की जरूरत है, तो वो कभी भी रेज कर सकती है, ठीक है, वो एडिशनल कैपिटल को लेने के लिए। However, retained earning cannot be an initial source of capital। शेयर्स के जो पैसे है, शेयर कैपिटल है, वो तो इनिशियल जब एक कंपनी स्टार्ट हो रही है तभी भी वो ले सकती है, बट रिटेन्ड अर्निंग क्यों नहीं? क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग, मैंने क्या बोला आपको? रिटेन्ड अर्निंग क्या है? रिटेन्ड अर्निंग एक ऐसा सोर्स है जहां पर कंपनी खुद प्रॉफिट कमाकर कुछ पार्ट उस प्रॉफिट का साइड में रखते रहती है और उसे बाद में यूज करती है, ठीक है। तो जब एक नई कंपनी सेटअप हो रही है, शेयर्स तो वो इश्यू कर सकती है, बट उसके पास क्या कमाया हुआ प्रॉफिट रखा है क्या? नहीं। तो ये क्या एक इनिशियल सोर्स नहीं है कंपनी के लिए, उसका एक इनिशियल कैपिटल नहीं है, ठीक है। बट इट कैन बी important source of capital when company run its business profitably during its existence। but ये जो सोर्स है, ये जो रिटेन्ड अर्निंग है, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल बन जाता है कब? जब व्हेन कंपनी रन्स इट्स बिजनेस, जब एक कंपनी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाते हुए बिजनेस रन कर रही है, ठीक है। प्रमोटर्स डिसाइड द शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड बाय अ कंपनी। हमने पहले भी समझा था कि प्रमोटर्स कौन है। प्रमोटर्स जिनके दिमाग में ये आइडिया आया है इस कंपनी को सेटअप करने का, एक नए बिजनेस का आइडिया जिनके दिमाग में आया है, उन्हें हम प्रमोटर्स बोल सकते हैं। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि जैसे नैनो, जो ये जो नैनो फैमिली कार, आप एक बोल सकते हैं स्मॉल फैमिली कार, तो उसका आइडिया जो इनके दिमाग में पहले आया था उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? प्रमोटर्स। मैंने उसे डिटेल में वहां पर बताया, ठीक है। दिस अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज नोन एज ऑथराइज कैपिटल। ये जो कैपिटल होता है ओन्ड कैपिटल, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। इट इज स्टेटेड इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। मतलब जो कंपनी का ये है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, MOA, उसमें कुछ क्लॉज होते हैं, जैसे कि नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, हर टाइप के क्लॉज होते हैं। उसमें उसके बारे में डिटेल में चीजें मेंशन की हुई होती है। तो ये जो ऑथराइज कैपिटल है, ये जो ओन्ड कैपिटल है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लोज में
डिटेल में दिया होता है उस कंपनी के, ठीक है। लेट अस लर्न इन डिटेल द वेरियस सोर्सेज ऑफ ओन्ड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल के जो अलग अलग सोर्सेस हैं हम उसे समझते हैं, लर्न करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। पहला क्या है? शेयर्स। अब ये जो शेयर्स हैं, शेयर्स का मतलब क्या होता है? द टर्म शेयर्स is defined by section 2 subsection 84 of the Companies Act 2013। ये जो शेयर, ये जो टर्म है, ये जो वर्ड है शेयर, इसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 कंपनीज एक्ट 2013 में। क्या बोला गया है कि शेयर्स होता क्या है? शेयर्स मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। ऐसे तो नहीं समझा, बट कैसे समझते हैं देखो। शेयर्स क्या बोला है? शेयर्स मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। अब कंपनी को रिक्वायरमेंट है पैसों की, जरूरत है, एक नई कंपनी है, हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एक नई कंपनी है, उसे पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो जो उसके प्रमोटर्स हैं वो क्या, उन्होंने ये सोचा है कि हम शेयर्स इशू करेंगे, ठीक है। सारी फॉर्मेलिटीज कर दी, फुलफिल कर ली, अब उन्हें शेयर्स इशू करना। शेयर्स क्या होता है? कंपनी के कुछ पार्ट्स, वो क्या करते हैं? इशू करते हैं, उसके बदले में जो वो पार्ट्स खरीदेगा वो क्या करेगा? पैसे देगा, कैपिटल देगा कंपनी को। वही यहाँ पे बोला गया है। शेयर क्या है? शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल। उस कैपिटल में जो शेयर पार्ट होता है उसी को बोला जाता है शेयर्स। कुछ पार्ट उस शेयर कैपिटल का शेयर कहलाता है। ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक्स, एक स्टॉक भी बोल सकते हैं, ठीक है। शेयर क्या है? शेयर इज अ यूनिट बाय विच द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड। समझो कंपनी को 10 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है। उस 10 लाख को कंपनी कुछ डिवाइड कर देती है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। समझो अगर मुझे 10 लाख की जरूरत है तो मैं एक शेयर की कीमत 10 रुपए भी रख सकती हूँ, 100 रुपए भी रख सकती हूँ, 1000 रुपए भी रख सकती हूँ। मैं क्या कर दूंगी? उसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, ठीक है, ताकि वो इजी हो जाए परचेस करने के लिए, ताकि जो इंसान परचेस करेगा उसे, उससे वो लेने में इजी हो जाए, ठीक है। तो वो जो पार्ट होता है, वो जो एक यूनिट होता है, उसे हम शेयर कहते हैं। द टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। जो कंपनी का टोटल कैपिटल है, मतलब टोटल फंड उसे जितना चाहिए, उसे क्या किया जाता है? स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कुछ हिस्सों में उसे बांट दिया जाता है, और हर एक पार्ट को, उसके हर एक हिस्से को हम क्या कहते हैं? शेयर। और उस शेयर की जो वैल्यू होती है, एंड द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट यूनिट इज नोन एज फेस वैल्यू। समझो अगर एक शेयर मैंने जैसे कि एग्जांपल दिया था, अगर मैं 1000 रुपए का टोटल कैपिटल समझती हूँ और मैंने क्या किए है, हर एक शेयर की कीमत कितनी रख दी है? 10 रुपए, ठीक है। मतलब समझो मैंने उसके 100 पार्ट कर दिए, किसके? वो 1000 के, 1000 जो मेरा कैपिटल है, टोटल कैपिटल, उसके मैंने 100 हिस्से कर दिए। तो एक हिस्सा जो है इसका, एक पार्ट, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? हम शेयर बोलते हैं। और उस एक पार्ट की जो कीमत होती है, उसकी जो वैल्यू होती है, उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। तो अगर मैं 1000 रुपए के 100 टुकड़े करती हूँ, मतलब उसके 100 पार्ट मेरे टोटल कैपिटल के करती हूँ, तो 1000 रुपए अगर मेरा टोटल कैपिटल है, तो मेरा 100 टुकड़ा करने पर एक टुकड़े की कीमत कितनी हो गई? 10 रुपए। समझ में आ रहा है? तो उस एक पार्ट की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ ईच पार्ट या यूनिट इज नोन एज फेस वैल्यू। मतलब मेरे एक शेयर की कीमत, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। समझ में आ रहा है? शेयर इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ अ कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर क्या? एक छोटा सा हिस्सा है उस कैपिटल, उस कंपनी के कैपिटल का। अगर कंपनी की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, अगर 1000 रुपए के लिए वो 1000 रुपए है, ठीक है, उसकी कैपिटल, तो जैसे मैंने बोला कि अगर मैं उसके 100 टुकड़े करती हूँ, 100 पार्ट में से डिवाइड करती हूँ, तो जो एक टुकड़ा है उसे हम शेयर कहते हैं, एक यूनिट को हम क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। इट फैसिलिटेट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब
टू द कैपिटल इन स्मॉलर अमाउंट। इससे क्या हो जाता है, उसे डिवाइड करने से, उसे पार्ट में स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करने से पब्लिक को इजी हो जाता है कि वो उस शेयर्स को क्या कर सके, सब्सक्राइब कर सके, ले सके। ठीक है। A person can purchase any number of shares as he wishes. एक इंसान कितने भी शेयर्स खरीद सकता है जितनी उसकी इच्छा है, मतलब जितना वो चाहता है उतने शेयर्स वो खरीद सकता है। ठीक है। अगर समझो मुझे शेयर्स खरीदने, एक कंपनी 100 शेयर्स इशू कर रही है, मैं चाहती हूँ मैं 10 शेयर्स खरीदूं, तो मैं 10 शेयर्स उस कंपनी के खरीद सकती हूँ। एक भी खरीद सकती हूँ, 10 भी खरीद सकती हूँ। ठीक है। A person who purchases shares, जब मैं उस शेयर्स को परचेस करती हूँ, a person who purchases shares, जो इंसान वो शेयर्स खरीदता है, of a company, उस कंपनी के शेयर्स को खरीदता है, वो क्या बन जाता है, is known as शेयर होल्डर। हम उसे शेयर होल्डर कहते हैं। शेयर होल्डर मतलब उस शेयर को खरीदने वाला या उस शेयर का वो होल्डर हो गया। ठीक है। और अ मेंबर ऑफ दैट कंपनी, और लीगली वो मेंबर हो जाता है उस कंपनी का। हम उसे शेयर होल्डर भी कह सकते हैं और मेंबर भी कह सकते हैं उस कंपनी का जिसके उसने शेयर्स परचेस किए हैं। ठीक है। जो पर्सन वो शेयर्स को परचेस करता है वो शेयर होल्डर या मेंबर कहा जा सकता है इस कंपनी का। अब एक शेयर्स के फीचर्स क्या है, उसकी खासियत क्या है, वो समझते हैं। मीनिंग, पहले शेयर्स की मीनिंग क्या, वो शेयर्स होता क्या है। हमने देखा शेयर्स क्या है। ठीक है। शेयर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर क्या है, एक छोटा सा यूनिट, एक छोटा सा पार्ट है टोटल शेयर कैपिटल उस कंपनी का जो होता है। जैसे मैंने बोला था टोटल शेयर कैपिटल 1000 रुपए है कंपनी के। ठीक है। उसका एक छोटा पार्ट, हमने अगर उसे 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया था तो इसका एक जो स्मॉलेस्ट यूनिट था वो कितने का था, 10 रुपए का। तो वो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है हम उसे क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। समझ में आ रहा है। ओनरशिप मतलब एक शेयर का जो होल्डर होता है, ओनर होता है, उसे क्या कहते हैं, द ओनर ऑफ शेयर। उस शेयर को जो खरीदेगा, जो उसका मालिक होगा, उसे कहते हैं शेयर होल्डर। द ओनर ऑफ शेयर इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर। इट शोज द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी ऑफ अ शेयर होल्डर इन द कंपनी। ये जो ओनरशिप दिखाता है कंपनी में उस पर्सन की जिसने उस शेयर्स को खरीदा है, कि वो कितने उस शेयर्स के लिए उस कंपनी में उस शेयर होल्डर बन चुका है, शेयर का मालिक बन चुका है। ठीक है। डिस्टिंक्टिव नंबर मतलब समझो कंपनी ने 100 शेयर्स इश्यू किए हैं। ठीक है। अब जब मैं उस शेयर्स को परचेस करूं, मैंने 10 शेयर्स परचेस किए, तो कंपनी ने मुझे 1 से लेके 10 शेयर्स दिए कंपनी के। ठीक है। अब श्रद्धा आ जाती है शेयर्स खरीदने, कंपनी क्या कर रही है, उसे 11 से लेके 20 तक के शेयर दे रही है। मतलब हर एक शेयर के अलग अलग नंबर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे। अगर 100 शेयर्स इशू कर रही है तो फर्स्ट टू 100। समझ में आ रहा है। तो अलग अलग नंबर होता है, डिस्टिंक्टिव नंबर। अनलेस डीमटेरियलाइज मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो शेयर्स नहीं देख रहे हो तो each share has distinct number for identification. उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए उन्हें नंबर दिया गया है, पहले से लेके, अगर हमारे एग्जांपल के हिसाब से देखें तो फर्स्ट से लेके 100 तक हर शेयर के अलग अलग नंबर्स हैं। ठीक है। इट इज मेंशन इन द शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट क्या, वो हम देखते हैं। शेयर सर्टिफिकेट क्या, नेक्स्ट पॉइंट में ही दिया हुआ है। जो शेयर सर्टिफिकेट होता है उस पे आपके जो शेयर्स हैं उसके नंबर दिए हुए होते हैं। ठीक है। हर शेयर के अलग नंबर होते हैं, डिस्टिंक्टिव नंबर होता है। ठीक है। अब जो पर्सन शेयर खरीद रहा है, ठीक है, शेयर्स उसने खरीद लिए, 10 शेयर्स खरीदे, उसके पास प्रूफ क्या है कि उसने शेयर्स खरीदे। तो कंपनी क्या करती है, उस शेयर्स के लिए उसे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, उसे बोलते हैं और शेयर सर्टिफिकेट मतलब एविडेंस ऑफ टाइटल
उस चीज का प्रूफ। अ शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड बाय अ कंपनी अंडर इट्स कॉमन सेल। कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है अपने कॉमन सेल के अंडर। कैसे? देखो, ये होता क्या है? इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर। आपके पास एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है कि आप इतने शेयर्स के क्या हो, ओनर हो, ठीक है। वो जो डॉक्यूमेंट है वो बताता है कि आपके पास इतने शेयर्स हैं, इस शेयर्स के आप क्या हो, मालिक हो इस कंपनी में। अ शेयर इज नॉट एनी विजिबल थिंग। कोई विजिबल थिंग नहीं है, मतलब आप उसे देख नहीं सकते। इट इज शोन बाय शेयर सर्टिफिकेट। इट इज शोन बाय शेयर सर्टिफिकेट और इन फॉर्म ऑफ डीमेट शेयर। मतलब अगर आप बोलोगे कि हाँ मैं उस शेयर का मालिक हूँ, तो वो चीज दिखती तो है नहीं, तो आप कैसे प्रूफ करोगे? इसलिए आपके पास वो शेयर सर्टिफिकेट होता है, एक एविडेंस होता है, एक प्रूफ होता है दिखाने के लिए कि हाँ इतने शेयर्स का क्या हूँ, मैं मालिक हूँ, ठीक है, इस कंपनी में। और इन द फॉर्म ऑफ डीमेट शेयर, मतलब अब क्या होने लगा है, अब नहीं, मतलब ये काफी दिनों से ही हो रहा है कि शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी खरीदे जाते हैं। मतलब आप ऑनलाइन भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, तो वो जो शेयर्स होते हैं वो आपको ऑनलाइन ही दिखाई देते हैं कि हाँ मैं इतने शेयर्स खरीद चुकी